हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम यहाँ पे उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लगा रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों के लिए मैंने स्टार्ट किया था उत्तराखंड पीसीएस के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं 5 to 6 पेपर ये आज तक कंडक्ट हुए हैं, तो उसके जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से मैंने साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। आज का जो ये रहेगा वो 2016 का रहेगा, हालांकि जो ये पेपर हुआ था वो 2017 में हुआ था। तो इसके अंदर जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो लोग बिल्कुल चैनल पे नए हैं, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहले तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको उत्तराखंड पीसीएस के जो भी हमने क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस किए थे, जो भी करवाए थे, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वन दरोगा नाम से आपको वहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा, एक लिस्ट मिलेगी, तो इसके अंदर सारे के सारे पेपर जितने भी करवाए हैं वो वहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप वहाँ से जाके इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और अपनी जो प्रिपरेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका जीन से, कि जीन क्या होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो रहते हैं वो मैं आपको सारे की सारे यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो जीन होता है वो होता है एक डीएनए का भाग, एक तो ये है। तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, तो इंग्लिश पढ़ने वाले निश्चिंत रहिएगा। तो जो डीएनए होता है वो क्या होता है, एक जीन का भाग होता है। अब थोड़ी इस चीज़ के बारे में थोड़ी जान लेते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा जाता है। तो पहली बात तो ये है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स इसकी संरचना होती है कुछ इस टाइप से। वॉटसन एंड क्रिक ने इसको ढूंढा था। तो यहाँ पे जो डीएनए होता है एक्चुअली यहाँ पे कुछ इस टाइप के कुछ प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन की कुछ हम कह सकते हैं कुछ गोलियां टाइप की कुछ होती हैं। और ये जो जीन जो ये डीएनए होता है, ये डीएनए इन पे ऊपर इस टाइप से लिपटा हुआ होता है, इस टाइप से चिपका हुआ होता है इस प्रोटीन के ऊपर, और इसी प्रोटीन को बोला जाता है हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है इसे ध्यान देना, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ये इन दोनों से मिलकर किस चीज़ का निर्माण होता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन जब भी आपस में मिलेंगे ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम, अब न्यूक्लियोसोम को हिंदी में शायद न्यूक्लियोसोम, मुझे मालूम नहीं इसका हिंदी में क्या कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में इसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में मिले और इन्होंने बनाया न्यूक्लियोसोम। अब बेसिकली न्यूक्लियोसोम होता क्या है कि जैसे ये इनके ऊपर मिल गया ना, ये चिपक गया, मतलब डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चिपक गया, तो कुछ इस टाइप की ये संरचनाएं बनना स्टार्ट हो जाता है। ये कुछ आपको यहाँ पे इस टाइप की संरचना दिखेगी। अब होता क्या है, जब ये न्यूक्लियोसोम होता है ना, ये न्यूक्लियोसोम भी मिलेंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बने, ये न्यूक्लियोसोम आपस में मिले, इनकी ग्रुपिंग हुई, और इन्होंने जब ये ग्रुपिंग करते हैं, इन्होंने ग्रुपिंग करने के बाद यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं, ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट रहता है, आपने क्रोमेटिन मटीरियल, क्रोमेटिन पदार्थ का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये मिलने के बाद क्रोमेटिन पदार्थ बनाते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एक्चुअली जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वो बनता कैसे है। और जो ये क्रोमेटिन पदार्थ होता है ना, ये जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ये हम कह सकते हैं इसका डिवीजन जब होता है, नहीं डिवीजन तो हम नहीं कहेंगे, क्रोमेटिन पदार्थ की जब आपकी ग्रुपिंग होगी, मतलब ये आपस में मिलेंगे, तो ये मिलने के बाद बनाते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र हम जिन्हें कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर हिस्टोन प्रोटीन लगा हुआ होता है या डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चिपका हुआ होता है। दोनों मिलने के बाद ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम मिलने के बाद जब इनकी ग्रुपिंग होती है तो ये बनाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल आपस में मिलेंगे तो ये बनाते हैं गुणसूत्र। अब ये जो गुणसूत्र होते हैं, क्वेश्चन देखिए यहाँ से, देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन है जितने मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से जो काफी पूछा जाता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है। एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है कि जो ये गुणसूत्र होते हैं ना, ये कब दिखते हैं, या क्रोमेटिन पदार्थ कब दिखता है। तो जैसे सेल होती है, सिंपल सी बात है, जो सेल होती है, ये माना आपके पास एक सेल है, ये सेल होती है, सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। इस केंद्रक के अंदर आपका डीएनए होता है और क्रोमेटिन पदार्थ पड़ा हुआ होता है। जब ये क्रोमेटिन पदार्थ सेल डिवीजन जब होती है, सेल का जब विभाजन जब होता है, तब जाके ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ना, ये गुणसूत्र में बदल जाता है, मतलब तब जाके आपके गुणसूत्र बनते हैं। तब ये जैसे ये एक क्रोमेटिन पदार्थ है इस टाइप से, इसके बाद आपके गुणसूत्र बनने स्टार्ट होते हैं, फिर ये आपको कुछ अलग से नजर आएंगे इस टाइप से। तो क्वेश्चन यही है कि जब सेल डिवीजन होती है उससे पहले या उसके बाद पहले जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं क्रोमेटिन पदार्थ के फॉर्म में, क्रोमेटिन मटेरियल के ये फॉर्म में हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। और जो ये क्रोमोसोम होते हैं इन्हीं को बोला जाता है अनुवांशिकी का वाहक, यानी जो ये क्रोमोसोम होते हैं यही आपके नेक्स्ट संतति में चले जाते हैं, पेरेंट्स से बच्चों में ये चले जाते हैं।
तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। और जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर ही, जैसे ये डीएनए हो गया, इसका एक टुकड़ा, इसी डीएनए के एक टुकड़े को हम कहते हैं जीन। तो जीन क्या होता है, इसको बोला जाता है एक डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है, मतलब इसका एक पार्ट हो गया आपका जीन, डीएनए का। और डीएनए चिपके हुए होते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। जब ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने बना दिया न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम आपस में मिले, इन्होंने बना दिया यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल भी जब आपस में मिले तो इन्होंने क्या बना दिया, इन्होंने बनाया आपका क्रोमोसोम। अब जब ये क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है ना, ये कब दिखता है, जब सेल डिवीजन होती है तब जाके आपका दिखता है गुणसूत्र। अब आपको यहाँ से ये ध्यान देना है कि जो गुणसूत्र होते हैं, इसकी ढूंढ की खोज किसने की थी, डीएनए की ढूंढ किसने की थी, ये आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो ये था ओवरऑल जीन के बारे में, या जीन किसने ढूंढा था, ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का भाग होता है, बिल्कुल नहीं। डीएनए, आरएनए और आपका ये क्या इसका भाग होता है, बिल्कुल नहीं। डीएनए, हिस्टोन ये दोनों साथ में आ गए, ये तब भी नहीं हो सकते अगर आपको आरएनए नहीं पता है। तो यहाँ पे जो इसका सटीक आंसर होगा, सटीक या इन जो आंसर होगा इसका, वो यही वाला होगा। डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है जिसे बोला जाता है जीन। और अनुवांशिक पदार्थ की जब हम बात करेंगे कि भाई अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है आपका डीएनए। इसे ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 87, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो किसे प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है भाई रक्त को। इस रोग में होता क्या है, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, हीमोग्लोबिन, इसमें हीमोग्लोबिन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब जब हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, तो ओवरऑल आपके रक्त में भी गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा जो हीमोग्लोबिन होता है वो एक पिगमेंट होता है, रक्त में वो मौजूद होता है, और ये जो ऑक्सीजन होता है इसको ले जाने का कार्य करता है पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे 90 क्वेश्चन। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी आपके ग्रीन हाउस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी के अंदर आपके मिल जाएंगे कि भाई कोई भी ग्रीन हाउस जो गैस होती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये वाला होगा भाई, CO2 होता है, CH4 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जलवाष्प होता है। तो यहाँ पे ये जितनी चीज़ें होती हैं ये वाला आपको ध्यान देना है। जब भी आपको ग्रीन हाउस पूछेगा तो ग्रीन हाउस में इतनी सारी गैसें जो होती हैं वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ग्रीन हाउस अभी समझते होंगे, अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर से बन चुकी है। ये क्या करती है, जो ये गैसेज हैं, पहले तो ये ऊपर चली जाती थी ना, जैसे दिन में हीट अप हुई उसके बाद ये ऊपर, इनको बोला जाता है विकिरणन होना, शायद हम इसे कहते हैं। तो अब क्या है, ये जो गैसेज हैं ये यहाँ पे अर्थ पे ही रह जाते हैं, एक लेयर से बन चुकी है, और ये जो गैसेज हैं वो अर्थ पे रह जाती है, जिससे क्या होता है, ये अर्थ हमारी कंटिन्यूसली हीट अप हो रही है, यानी गर्मी बढ़ रही है, ऊष्मा कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसी को बोला जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव। और इसके लिए सबसे ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है, CO2। अब देखो CO2 वैसे रिस्पॉन्सिबल, वैसे CO2 ठीक है ना, CO2 हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं, हम छोड़ते हैं बाहर की तरफ। तो जो CO2 होते हैं एक्चुअली, लेकिन ये जब अमाउंट इसका ज़्यादा हो जाएगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। एक ये है, सबसे ज़्यादा CO2 करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद आप मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी कभी कभार जलवाष्प भी आता है, इसको अक्सर हम सोचते हैं कि ये तो पानी है, क्या इससे थोड़ा ना ग्रीन हाउस प्रभाव होता होगा। तो ये भी क्या है, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जब भी आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करेगा, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब होता है जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो जहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं वहाँ पे कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, उसके लिए आंसर होगा CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये जो ज़्यादा पॉल्यूटेंट गैस होती है कहाँ पे, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होती हैं, जहाँ पे हम कह सकते हैं गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, तो उसके लिए CO होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करेगा उसके लिए CO2 होगा। और जब भी बात करेगा आपका किस चीज़ के लिए, ओजोन लेयर के लिए, O3 के लिए, तो उसके लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको बताना है निकिल और कैडमियम की बैटरी कहाँ पे प्रयोग होती है। हालांकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पीसेस का क्वेश्चन आपको करना चाहिए तो आपके सामने क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो निकिल और कैडमियम की जो बैटरी होती है इसे सभी में यूज किया जाता है, कैलकुलेटर में भी इसे यूज करते हैं, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज जो होते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं ना कि क्या पढ़ना चाहिए। अब जो ट्रांजिस्टर है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको क्यों पूछा जाएगा जब वो सिलेबस में है ही नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है कैसे और क्यों, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे 92 क्वेश्चन की। कौन सा कथन यहाँ पे नाभिकीय विखंडन के से संबंधित, नाभिकीय विखंडन मतलब यहाँ पे हम फ्यूजन की बात कर रहे हैं। एक फिजन होता है, एक फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब संलयन, फिजन मतलब विखंडन। तो आपको बताना है इससे फिजन से संबंधित कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया यानी न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जो न्यूट्रॉन होता है वो जब आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे इंड्यूस्ड होता है, मतलब होता है, उसका यूज होता है, तो नाभिकीय विखंडन में इसका यूज होता है। ठीक। दूसरा, जो तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी जो एनर्जी जनरेशन होता है स्टार्स में, ये आपका इससे संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संलयन की अभिक्रिया होती है, ये इसमें फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, इसमें फिजन नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। तीसरा, यहाँ पे आप देखेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, तो यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इसको भी हम यूज करते हैं, ये भी विखंडन से ही रिलेटेड है, फिजन में ही होता है। और जो एटम बॉम्ब होता है, परमाणु बम, उसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी आपका फिजन से ही रिलेटेड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला होगा, पहली बात। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी समझ लीजिए, दो चीजें जो आपको समझनी, कौन सी चीजें समझनी है, देखिए एक तो हमने संलयन की बात करी, मतलब फ्यूजन की बात करी, एक करी हमने विखंडन की बात। दो चीजें इसमें हमने बात की है। संलयन मतलब जब नाभिक क्या होगा, टूटेगा। नाभिक इसमें टूटता है, सॉरी, इसमें नाभिक जुड़ेगा और इसमें नाभिक टूटेगा। तो विखंडन मतलब टूटना, इजी है, और संलयन मतलब जुड़ना। तो यहाँ पे होता क्या है, जब भी हाइड्रोजन के जो आप आइसोटोप्स लेते हैं, मतलब समस्थानिक, जैसे हमने की बात की 1H2 + 1H3, दो, देखिए ये अलग अलग समस्थानिक, समस्थानिक मीन्स जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार अलग होता है। परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग। तो इसका परमाणु क्रमांक देखिए 1 1, लेकिन परमाणु भार अलग अलग, जिसके हम बोलते हैं एटॉमिक मास। ये हो गया मेरा एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। तो देखिए यहाँ पे 2 है, ये 3 है, तो मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन इसमें ज़्यादा न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन तो हमेशा सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा, ये दोनों अब अलग हो गए, ये चीज़ समझना, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसको बोला जाता है ड्यूटेरियम, इसको बोला जाता है ट्राइटियम। तो ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों आपस में मिले और इन्होंने मिलने के बाद क्या बना दिया, इन्होंने बना दिया 2 हीलियम 4, एक नया बनाया इन्होंने। न्यूट्रॉन, यहाँ पे भी एनर्जी, न्यूट्रॉन निकलेंगे और यहाँ पे भी आपका एनर्जी का रिलीज होगा। बहुत सिंपल सी बात है। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो अलग अलग है। ये 1H2 हो गया, एक 1H3 हो गया, दो अलग अलग है, क्या है, एटम्स हैं। किसके है, समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये दोनों आपस में मिले, इन्होंने एक भारी नाभिक बना दिया, मतलब एक भारी न्यूक्लियस बना दिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हीलियम की मैंने बात की है। जब ये बन रहा है ना, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही, इसी को बोला जाता है संलयन। और किस किस में होता है ये होता है तारों की एनर्जी जो होती है, स्टार्स में जो सन होता है, सूर्य की एनर्जी उसमें होती है। प्लस इसमें आपको जो ध्यान रखना है, हाइड्रोजन बम, इसमें भी आपकी, तो ये सारे के सारे क्या है, ग्रीन एनर्जी है। ये हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो ग्रीन एनर्जी है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, जैसे आपका यूरेनियम 235 है, जो इसका सबसे विखंडन में क्या होता है, जैसे आपके पास यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम 235, इसमें आपने क्या कराया, एक न्यूट्रॉन की बमबारी करवाई। इसमें जैसे न्यूट्रॉन की बमबारी करवाओगे, ये आपका टूटेगा दो और चीज़ों में, जैसे हमने बात की यहाँ पे, जैसे ये टूट गया बेरियम और क्रिप्टन में, ये इसमें टूट गया, तो ये और छोटे नाभिक में टूट गया। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन भी बनते हैं। अब ये न्यूट्रॉन क्या करेंगे, जो ये और नए न्यूट्रॉन, ये इनको और तोड़ेंगे, और फिर यहाँ पे क्या होती है, प्लस यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन है फिर से टूटेंगे, फिर से यहाँ पे एनर्जी बनेगी, फिर वहाँ पे और न्यूट्रॉन बनेंगे, फिर से वहाँ पे एक एनर्जी बनेगी, और इस टाइप से यहाँ पे एक चेन रिएक्शन बनती है, यानी चेन जैसे फॉर्म होना स्टार्ट होती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें निकलती है। तो ये एक कैसी, एक अनकंट्रोल्ड ये प्रोसेस होती है, मतलब आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसको हम यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं, लेकिन ये अनकंट्रोलेबल होती है, इसे ध्यान देना। और साथ में यूरेनियम इतना इजी नहीं होता है कि यूरेनियम मिल पाए हर जगह। तो यहाँ पे ये जो चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है कि ये नियंत्रित नहीं होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, और इससे होता है क्या है, एटम बॉम्ब नामक विस्फोट, हम जिसे कहते हैं एटम बॉम्ब नामक विस्फोट। तो इसी को बोला जाता है एटम बॉम्ब। एक्सप्लोजन जब भी होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है, इसीलिए जो ये एटम बॉम्ब होता है ना, इसमें एक एटम बॉम्ब और हाइड्रोजन बॉम्ब, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। तो आपको ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन बम हो गया वो आपका फ्यूजन में आता है, यानी संलयन में आता है। एटम बम की बात करते हैं, वो परमाणु आपका किस में आएगा, वो आएगा आपके
फिजन में यानी विखंडन में। अब देखिए यहाँ पे 1945 की आपने सेकेंड वर्ल्ड वार आपने सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा नागासाकी जो जापानीज दो सिटीज़ है वहाँ पे इसी बम का यूज़ किया था। किसका? एक यूरेनियम 235 और एक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लूटोनियम ये दो का यूज किया गया था। यहाँ पे इन दो शहरों में डाले गए थे। आप समझ सकते हैं इतनी अनकंट्रोल्ड ये एक प्रोसेस है, इतनी एनर्जी रिलीज हुई थी या अभी भी आज तक यहाँ पे एबनॉर्मल कंडीशन में बच्चे होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितनी एक भयावह स्थिति ये हम कह सकते हैं इसे। चलिए 93 कर लेते हैं। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में क्या होता है? अब देखिए जो सेलुलोज और स्टार्च होता है ये दोनों में क्या होता है, ये दोनों ग्लूकोज में पाए जाते हैं। अब ग्लूकोज क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट ही तो है। सेलुलोज क्या है? प्लांट्स में होता है। स्टार्च क्या होते हैं? हमारे जो मनुष्य होते हैं उसमें स्टार्च होता है। क्या ये कार्बोहाइड्रेट की तो फॉर्म है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो बहुत फॉर्म में होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होती है, सिंपलर फॉर्म में होती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल फॉर्म होती है उस वो होती है गैलेक्टोज। फ्रक्टोज भी आपका कार्बोहाइड्रेट ही है। जो फ्रक्टोज होती है वो शहद में मिलती है सबसे ज़्यादा। शहद बोलेंगे यस, हाँ। जो नेचुरली हम जिसे कहते हैं नेचुरली किस में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होती है? वो शहद होती है। अब ये है कि ये सारे के सारे मैं कह रहा हूँ एनर्जी देते हैं भाई हमें, ये एनर्जी हमें ये कार्य करने की ये क्षमता देंगे, एनर्जी देंगे। कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ इसमें आपका आसान होता है। आसान इट मीन्स कि इजीली टूट जाते हैं, जो ब्रेक हो जाते हैं। जैसे ग्लूकोज कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें क्या देता है? ग्लूकॉन डी देता है, ग्लूकोज देता है। क्यों देता है ग्लूकोज? क्योंकि ये सरल अवस्था होती है, आप इसे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। कभी भी बीमार होता है आदमी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। क्यों? वो यही होता है, आपको एनर्जी देता है, इजीली आप इसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसमें मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। इस टाइप के अलग अलग ये कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म्स होती हैं। तो इसके अंदर हमें ज़्यादा जाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पे बात करते हैं 94। अगर आप क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी इसमें एक यांत्रिक तरंग यानी जो मैकेनिकल वेव होती है, कौन सी एक मैकेनिकल वेव है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है। इसमें भी आप इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे लगा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी वेव्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। आपने सुना होगा जो तरंगे होती हैं, एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव जिसे हम बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, और एक होती है हमारी अयांत्रिक तरंगे यानी नॉन मैकेनिकल वेव हम इसे कह सकते हैं, अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए जो यांत्रिक तरंगे होती हैं इन्हें मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम मतलब जिन्हें एक माध्यम की जरूरत होती है, इन्हें कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उन्हें दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। कौन सी? एक होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है, एक होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल से क्या मतलब है? देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इन्हें बोला जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है? अनुदैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है ये कौन सी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो एक अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो अब क्लियर हो रही है ना आपको चीजें? देखिए इनमें इनको ना मीडियम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है। इसके अंतर्गत क्या आता है? अनुदैर्ध्य में, लॉन्गिट्यूडनल में इसमें आ जाता है आपकी साउंड वेव, इसमें आता है आपका पी वेव जो भूकंप वाली होती है, जो आपकी अर्थक्वेक जब आता है उसमें जो तरंगे निकलते हैं, वेव्स जो बनती हैं, पी वेव्स बनती हैं, तो इसमें साउंड वेव आती है। अब देखिए साउंड वेव्स जैसे दो व्यक्ति हैं इस टाइप से, ये आप आपस में बात करते हैं या आपकी आवाज़ मेरी जो आवाज़ है समय आपके कानों तक कैसे पहुंच पा रही है? क्योंकि जो आपका मोबाइल फ़ोन है और आपके बीच कुछ डिस्टेंस है और उसमें क्या एक मीडियम है। क्या मीडियम है? एयर मीडियम है। तो उस एयर मीडियम के थ्रू आपके कानों तक मेरी इस समय वॉइस पहुंच पा रही है, अदरवाइज ये वॉइस नहीं पहुंचती। तो इट मीन्स यहाँ पे एयर एक मीडियम की तरह काम कर रहा है। तो जहाँ पे एयर नहीं होगी वहाँ पे आपकी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी। इसलिए तो कहते हैं कि लेट सपोज कहीं ऊपर कहीं एक्सप्लोजन हो गया कहीं चंद्रमा पे, मून पे, अर्थ पे नहीं सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि भाई बीच में मीडियम ही नहीं है, तो कैसे सुनाई देगा? वैसे भी बहुत दूर है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो पा रही हैं आपको? जो यहाँ पे होती हैं ये वाली जो वेव्स होती हैं इनमें मीडियम ही नहीं होता है। इसलिए मीडियम मतलब सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, तो इसमें ये चीज़ें ट्रैवल करती हैं। अब यहाँ पे जो अयांत्रिक होती हैं इनमें कोई भी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। इसमें कौन कौन सी आती हैं? बाकी जो भी तरंगे बच रही इसमें डाल दो। रेडियो वेव, आपकी जो सन रेज होती हैं वो भी आपकी अयांत्रिक तरंगे हैं। आपकी जो प्रकाश तरंगे बोलते हैं ना इन्हें, एक्स रे, ये भी आपकी अयांत्रिक तरंगे, मतलब इन्हें आपकी कोई भी किसी भी एक माध्यम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? मैकेनिकल वेव कौन है? इसमें आपकी जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो आपकी कैसी तरंगे होती हैं? मैकेनिकल वेव ही होती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे पेपर में, और यही क्वेश्चन है जो आप गलत करके आते हैं। तो ये गलत नहीं करना है, ये आपके सिलेबस के अंदर के क्वेश्चन है।
अब हम बात करते हैं यहाँ पे 95 क्वेश्चन की विस्कोसिटी। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा है नहीं। इसको बोला श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी, तो इसमें आपको बताना है किसकी विस्कोसिटी, नहीं इसमें ये नहीं बताना, आपको बताना है जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी में क्या होता है। विस्कोसिटी का मतलब आप समझ सकते हैं चिपचिपा, जो कि कोई चीज़ जितनी चिपचिपी होती है वो उतनी विस्कस होती है। जैसे मैंने कहा जैसे लेट्स सपोज शहद, तो शहद भी कैसी उसकी विस्कोसिटी होती है। अब जैसे शहद को आपने टेम्परेचर दिया तो शहद क्या होता है, टेम्परेचर देने के बाद वो पतला हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान दो जब भी आप किसी चीज़ को टेम्परेचर दोगे तो मतलब पतला हो जाएगा, तो ताप बढ़ाने में मैं कह सकता हूँ उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, घट जाएगी। जैसे अच्छा चलिए एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे घरों में जो ऑयल होता है वो भी विस्कस नेचर का होता है, लेकिन जैसे आप इसे उसमें गर्म करते हैं फ्राइंग पैन में, तो फ्राइंग पैन में गर्म करने के बाद ये क्या हो जाता है, पतला सा हो जाता है ना। तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये क्या होता है, ये ज़्यादा द्रवित अवस्था में आ जाता है, कहने का मतलब ज़्यादा लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है, तो इसकी घट जाती है श्यानता। 96 क्वेश्चन देख लो यहाँ पे कि नैनोमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर है। इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। भू स्थिर उपग्रह यानी जो जियो सैटेलाइट्स होती हैं, जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनका परिभ्रमण करने यानी जो रेवोल्यूशन टाइम होता है वो क्या होता है। तो जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है ना, जो हमारे इक्वेटर होता है अर्थ में, भूमध्य रेखा जिसे बोला जाता है, तो इसके ऊपर ही हम इसको कहीं स्थापित करते हैं जो भी उपग्रह होते हैं। तो यहाँ पे जो भी अर्थ का रेवोल्यूशन पीरियड होता है, तो अर्थ का कितना होता है, 24 घंटे होता है। तो यहाँ पे जो ये आपके उपग्रह होते हैं ये भी 24 घंटे घूमते हैं, तो ये इसका आंसर होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है, तो इसका सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। काफ़ी हार्ड होता है, सिलेबस में नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा जो है वो तांबे की मिश्र धातुओं का, यानी जो कॉपर एलॉय होता है ना, इसमें बताना है कॉपर एलॉय किसका होता है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक कॉपर प्लस जिंक होता है ना, कॉपर प्लस जिंक से क्या बनता है, ब्रास यानी पीतल बनता है, ये पीतल हो गया। और दूसरा आपको ध्यान देखना है कॉपर प्लस टिन, ये जब मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, कांसा यानी ब्रॉन्ज, ब्रास हो गया, ये ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर और ब्रॉन्ज की बात कर रहा है ये। तो तांबे से संबंधित मिश्र धातु कौन है, मतलब तांबा किस में यूज हो रहा है बेसिकली, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपका पीतल और कांसे, दोनों में आपका क्या होता है, ये आपकी किसी की मिश्र धातु हैं, ये आपके तांबे की मिश्र धातु हैं, मतलब तांबे से बनाई जाती हैं। तो तांबा और जिंक मिलाया तो पीतल बना, तांबा और टिन मिलाया तो आपका क्या बना, कांसा बना, ब्रॉन्ज बना। तो इतनी चीज़ें जो क्लियर है। देखो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन कैसे, सिंपल क्वेश्चन नहीं आया, ऐसे नहीं पूछा उसने कि कॉपर जिंक मिला के क्या बना भाई, ऐसे नहीं पूछा इसने कुछ और ही पूछ लिया, या आपको पूछ लिया कि कॉपर टिन मिला के क्या बन रहा है, ये भी नहीं पूछा उसने। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन जो होते हैं अक्सर गलती करके हम, तो इन गलतियों से बचना है, तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। एक अर्धचालक विद्युत का चालन करता है, सिलेबस में नहीं है, देख लो। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें जो चालन होता है भैया वो इलेक्ट्रॉन्स होल्स दोनों से होता है। 11th क्लास का ये क्वेश्चन है, तो करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग चाहो तो इसे कर सकते हैं। रेड डेटा बुक इसे करना है। रेड डेटा बुक जो होता है IUCN इसे ऐसा लिखा जाता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। क्या काम होता है इसका काम होता है जो भी डेंजरस स्पीसीज होती है, डेंजरस मतलब संकटापन जो जातियां होती हैं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, यानी जंतु हो गया, पादप हो गया, अगर कोई डेंजर प्रजाति है, कोई ख़त्म होने वाली है, या फिर जिसमें भविष्य में जिसको ये है कि भैया ये बहुत कम बचा हुआ है, उसको ये लिखने का काम करते हैं। बस यही आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आज के लिए आपका जो होगा इसमें लास्ट क्वेश्चन वो रहेगा, आपको बताना है यहाँ पे 105 कि पैरेलल जो क्रॉप्स होती हैं इसका कौन सा एक उदाहरण है। तो जो पैरेलल क्रॉप है इसका जो सीधा साधा एग्जाम्पल होगा वो गेहूं और सरसों होगा। तो गेहूं और सरसों यानी जो व्हीट होता है और जो मस्टर्ड होता है, ये इसका आंसर होगा। आलू सभी को पता होगा, पोटैटो, धान को क्या बोलेंगे हम, धान, राइस, कपास, कॉटन, व्हीट, गेहूं, ज्वार क्या बोला जाता है, ज्वार को स्पग्नम कुछ इस नाम से बोला जाता है, और आलू क्या होता है, पोटैटो। तो ये आपका देखो जो सबसे जो आप कह सकते हैं हेल्दी जो होती है ना, हेल्दी क्रॉप मतलब जो इजीली दो एक साथ ग्रो कर सकती हैं, गेहूं और सरसों कर सकते हैं। और गेहूं और सरसों क्या है, ये दोनों एक रबी की क्रॉप भी हैं। तो रबी की क्रॉप है दोनों की दोनों। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे मिलेंगे जो जायद की हैं, कुछ आपको मिलेंगे खरीफ की। तो जायद और खरीफ भी साथ नहीं कर सकते, रबी और खरीफ भी साथ नहीं कर सकते। तो जो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा गेहूं और सरसों होगा। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आपको ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, तो इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। आप लोगों की बातें मत सुनिए कि
कोई क्या कर रहा है कि 12th लेवल का पढ़ो, बीएससी लेवल का पढ़ो। भाई इतना ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, सिलेबस में वो चीज़ें नहीं आ रखी है। तो जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़िए। सिलेबस में आपके ये पैरेलल क्रॉपिंग है तो पढ़िए इसे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो करिए, तभी आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने सभी ने देखा जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, किस हिसाब से आपके नंबर आ रहे हैं और एक एनसीईआरटी के अंदर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी को ज़्यादा फोकस करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो होगा या फिर कमेंट में ही अगर उसका मुझे लगेगा कि आपका जो जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।